बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। आज हफ्ते का पहला रोज़ और दो ऐसे मौज़ूआत जिनका हमने आज इंतखाब किया बात करने के लिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतहरुल्लाह साहब ने बात की मीडिया के हवाले से। ऑफ कोर्स एक मिसिंग सहाफ़ी हैं मुदस्सिर नावर साहब, उनके हवाले से बात हो रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कहे जो मेरे ख्याल में बिल्कुल गौरतलब भी हैं और उस पर बात किया जाना भी ज़रूरी है, तो उस पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरा जो साथ आज की टॉप स्टोरी में मौजू होगा वो होगा पुलिस के हवाले से क्या फेक इनकाउंटर्स भी किए जाते हैं, रियासत को मालूम होता है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे मौजू में। आगाज करेंगे प्रोग्राम की फर्स्ट स्टोरी के हवाले से और सबसे पहले इस वक्त ऑफ कोर्स मेहमानों की तरफ मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जरा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि बेसिकली है क्या। मुदस्सिर नावर साहब जो कि एक ब्लॉगर भी हैं, एक सहाफ़ी भी हैं और कुछ ऑफ कोर्स उनकी तरफ से कमेंट्स जो हैं वो इस तरह के आते हैं, इसे नेगेटिव जर्नलिज्म आप कह लीजिए, या इंसान अपनी राय इजहार, जो आज़ादी सहाफ़त को हम कहते हैं कि इंसान अपनी सोच के मुताबिक, अपनी ज़ाती सोच के मुताबिक जो भी कहता है वो उसका बहैसियत सहाफ़ी उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन रियासत को कुछ बातें शायद नागवार गुजरती हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसमें मुल्की और कौमी सलामती जो है वो दखलंदाज भी होती है और उसके मामलात में भी दखल अंदाजी होती है। सो इस हवाले से जो है वो खैर मुदस्सिर साहब जो हैं वो अब नहीं है, मंजर आम पे नहीं है, उस हवाले से केस चल रहा था। जस्टिस अतहरुल्लाह साहब ने इस पर बात की और रियासत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। वज़ीर आज़म साहब को भी उन्होंने जी एक तरह से काफ़ी टारगेट किया, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी इदारों के एग्जीक्यूटिव्स, प्लस आर्टिकल 6 का भी एक इंदिया दे दिया कि क्या आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए। फिर मीडिया की आज़ादी के हवाले से उन्होंने पूछा क्या वाकई मीडिया आज़ाद है, अगर मीडिया आज़ाद होता तो जितने भी मिसिंग पर्सनल्स हैं पाकिस्तान में उनकी तस्वीरें सफ़े अव्वल पे अखबारों में क्या शाया ना होती। ये पूरी सूरत हाल जो आज रही। फिर जावेद खान साहब जो कि अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी बताया कि जी हुकूमत बहुत सीरियस है, इस हुकूमत को तो खैर विरासत में मिला ये वाकया, लेकिन इससे पहले वाली हुकूमत जो है इसको डील कर रही थी और ये हुकूमत अब बहुत ज़्यादा संजीदा है। मुदस्सिर साहब की फैमिली से भी मिलवाया गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसमें पेशरफ्त हो जाएगी। तो ये पूरी एक सिचुएशन है। मैं अभी मुझे मोअज़्ज़िज़ मेहमान साथ साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। मुबशिर बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ मुबशिर मीर साहब मुझे ज्वाइन करेंगे अभी। हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं इम्तियाज़ आलम साहब, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि चाहे 5 मिनट दें, लेकिन आज वो भी इस मौजू पे बात करें और इसी तरह मुख्तलिफ इस मौजू के हवाले से मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे। मैं मुबशिर बुखारी भाई की तरफ सबसे पहले बढ़ूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबशिर भाई। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच कि आज आपने वक्त दिया, क्योंकि मौजू था सहाफ़त से रिलेटेड। आपने सर अपनी पूरी ज़िंदगी सहाफ़त को दे दी और हम भी आपके कॉलम्स पढ़ते हैं, जिस खूबसूरती से आप लिखते हैं, बयान करते हैं इंटरनेशनल वाक़यात को, नेशनल इश्यूज़ को, लेकिन जब बात सहाफ़त के ऊपर ही आ जाए तो मेरे ख्याल में वो शख्स जिसने पूरी अपनी ज़िंदगी दे दी सहाफ़त को, उससे बेहतर कोई इस पर बात नहीं कर सकेगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात हुई मीडिया के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से और एक मुदस्सिर नावर के केस के हवाले से लेकर एक इंटरनेशनल, तो आपको पता है कि इस वक्त खैर एक इश्यूज भी हैं जिसमें सहाफ़ी मिसिंग हो जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बात की पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से। सबसे पहले तो आज की कार्रवाई को कैसे देखते हैं, पहले इस पर ज़रा बात कर लें, उसके बाद फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई आज़ादी सहाफ़त है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बड़ा अच्छा मौजू आपने चुना और मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने इस मौजू का इंतखाब किया। पहली बात तो ये कि आज की कार्रवाई बड़ी मुनफरिद कार्रवाई थी। इसमें अतहरुल्लाह साहब ने जो अपने कमेंट्स दिए वो यकीनन मेरिट पे थे मेरे ख्याल में, लेकिन 2-4 बातें बड़ी अनहोनी इसमें हुई। नंबर 1 तो हमारे जो जवाद साहब हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने जो फरमाया कि सर अगर मिलियंस ऑफ पीपल कम टू स्ट्रीट्स तो ये एनफोर्स्ड जो गुमशुदगियां हैं, जबरी गुमशुदगियां, डिसअपीयरेंसेस, ये खत्म हो जाएंगी। यानी उनके पास फार्मूला यही है खत्म करने का कि मिलियंस ऑफ लोग जो है, और साथ में उन्होंने ईरान की मिसाल भी दी, एग्जाम्पल दी, जिसका मतलब यह है कि वो उन बेचारों को खुद भी नहीं पता था वो क्या कह रहे हैं। यानी वो लोगों को कह रहे हैं कि जनाब अगर हो रही हैं तो मिलियंस ऑफ लोग आ जाएं, लाखों की तादाद में, तो ये रुक जाएंगी। दूसरा उनका पॉइंट बड़ा ही मजे का था, जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये क्यों मुनफरिद केस है। उनका सर
मसला ये है कि मैं चूंकि इस तरह का केस पहली दफे लड़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, इसलिए जरा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि जो भी हुआ आज, ये मुनफरिद इसलिए था कि पहले इस तरह के केसेस फाइल ही नहीं होते। अगर फाइल भी होते हैं तो कोई भी जज जो है वो इस तरह के केसेस में इतना जो है बोल्डली सामने नहीं आता। और बहुत सारे जो है सुनते ही नहीं है। बहुत सारी पिटिशंस अगर रिकॉर्ड पे आप देखें या पिटिशंस वापस ली जाती हैं, या फिर वो बस तो महीनों जो है इंतजार में पड़ी रहती हैं और उसके बाद सुनी ही नहीं जाती। यकीनन ये बड़ा अहम नौयत का केस है। मुदस्सर महमूद नारू को चूंकि मैं उस वक्त से जानता हूं जब वो सहाफी भी नहीं था, शायरी के मैदान में कदम रखा, ये हल्का अरबाब ज़ौक़ का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा और गजल भी अच्छी कह लेता था। उसके बाद ये प्रोड्यूसर, आउटस्पोकन यंग पर्सन, जैसे यूथ में होता है कि किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का शौक था। यहाँ तक कि एक नौकरी मसूफ ने सिर्फ इसलिए छोड़ दी, एक बहुत अच्छे चैनल में प्रोड्यूसर थे, सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि उनके साथ जो एंकर थे वो किसी एक क्राइम में मुलव्विस नहीं भी थे, लेकिन अक्यूज उन्हें किया गया था। तो उन्होंने कहा जी चूंकि वो अक्यूज रहे, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। तो इस तरह के बंदे को मेरा ख्याल है कि उन पे कोई जो चार्जेस हैं, अगर वो चार्जेस ठीक है तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भी, जो होना चाहिए उन्हें कानून के कटहरे में लाके उनको चार्ज किया जाए। ठीक है, अगर एनफोर्स, हाँ जी, प्रॉपर, मतलब आप चाह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती हो। अच्छा, दूसरा सर इसी पे जरा बताइएगा, अभी मुबश्शिर मीर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, इम्तियाज आलम साहब भी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो 5 मिनट दें। सर इस पे जरा बताएं कि आज़ादी सहाफत, ये वाकई आज़ादी सहाफत है जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज ने पूछा, या आपको लगता है बस एक मफरूजा बन के रह गया पाकिस्तान में? जी मैं थोड़ी सी कड़वी बात करूंगा इस पे आसिफ भाई। सर आपका प्रोफेशन है, आपने जिंदगी इस प्रोफेशन को दे दी, आप पूरा हक रखते हैं आपसे बात करने की। कड़वी बात यह है कि आज़ादी सहाफत पाकिस्तान में हमेशा से बड़ी मिनिमाइज करके रही है और उसमें भी एक सहाफी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आते हैं। हमारा मामला ये है कि हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि चलिए प्रेशर्स तो हम सरवाइव कर लेते थे, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हमारे मालिकान की तरफ से आते थे और उसके बाद जो डाउनसाइजिंग होनी शुरू हुई, वो आज़ादी है ना, अब ये सिर्फ किताबों में ये नारों की हद तक रह गई है। क्योंकि पहले एक तरफ से अगर किसी रियासती अदारों की तरफ से कोई प्रेशर होता था तो अब उससे ज्यादा प्रेशर आपको HR, जिनको सहाफत का पता नहीं है, उनकी तरफ से आ जाता है। तो अब हम बुनियादी तौर पे अगर मैं कहूँ तो हम लॉबिंग करते हैं सहाफत के नाम पे, हम लोगों के माउथ पीसेस बनते हैं सहाफत के नाम पे, और हम शायद माफी के साथ और बहुत ज्यादा माफी के साथ कलम फरोशी भी कहीं कहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मुझे मुबश्शिर मीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मुझे बताया जा रहा है। मुबश्शिर मीर साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, ऑफ कोर्स उनसे भी इस पे बात करना बनता है। सर अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी मुबश्शिर बुखारी साहब बात कर रहे थे लाहौर से, बहुत ही हमारे सीनियर मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी भी हैं, तज़कियाकार भी हैं, यकीनी तौर पर आप वाकिफ़ होंगे। अच्छा सर, आज सहाफ़त को देखा हमने मौज़ूए गुफ्तगू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ऑफ कोर्स मुदस्सिर नारू के हवाले से पूरा एक सिलसिला था, लेकिन उसमें सहाफ़त की बात की गई क्योंकि वो भी एक सहाफ़ी है, बल्कि बता भी रहते, पर्सनली जानते हैं भी मुबश्शिर साहब क्या तर्ज़ ज़िंदगी था और तमाम सूरत हाल थी। आप एक तो आज की कार्रवाई को कैसे देखते हैं बहसीत साफ़ी, दूसरा आज़ादी सहाफ़त आपकी नज़र में क्या है और पाकिस्तान में आपको लग रहा है कि सहाफ़त आज़ाद है? बहुत शुक्रिया जनाब। मुदस्सिर साहब को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, मैं भी हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो है वो मेंबर हूँ और मुझे याद है कि मैं उनसे काफ़ी दफ़ा मिल चुका था और उनके ख्यालात जो थे और उस हवाले से बड़े एक लिबरल अंदाज से बात करने वाले और बड़ी जुर्रत से बात करने वाले आदमी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं कि जो आज़ादी सहाफ़त की बात की आपने या जो अदालत में गुफ्तगू चल रही है, मेरा ख्याल है कि जो सहाफ़त का मॉडल है, जैसे बुखारी साहब फरमा रहे थे, सहाफ़त का मॉडल चेंज हो गया है। हमारे सामने जो एक आइडियल दौर जिसको हम अपनी तारीख की सहाफ़ती तारीख की किताबों में पढ़ते हैं,
वो हमारा कॉलोनियल पीरियड है कि जिसमें बड़ी स्ट्रगल एक होती थी साम्राज्य के खिलाफ, फिर मुख्तलिफ हुकूमतों का जो अदवार हैं, खा वो फौजी हुक्मरान थे या सियासी हुक्मरान थे, लेकिन अगर कर्ब्स होती थी सहाफ़त पे तो उस हवाले से हमारे सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े सीनियर्स ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा काम किया है। उसके बाद जाके एक माहौल ऐसा बना था, और अभी भी अगर कोई हम थोड़ी सी आज़ादी इंजॉय करते हैं तो अपने पहले जो सीनियर्स गुजरे हैं और मौजूद हैं उनकी कुर्बानियों का और उनकी कोशिशों का नतीजा है। बाकी जो मौजूदा इस वक्त जो मॉडल है, मेरा ख्याल है कि इसमें जो नई चीज़ें हो चुकी हैं शामिल, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया एक बहुत बड़े जोर के साथ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और ख़ास तौर पे अगर हम ये कहें कि इस वक्त मास जो मीडिया है वो सोशल मीडिया ही है, और कहीं ना कहीं तरीके से न्यूज़ जो है या वो इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर आई जाती है, और वो काफ़ी हद तक बड़ी तेज़ी के साथ स्प्रेड भी हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारे रवायती जो एक तरह के ट्रेडिशनल इदारे, ख़ास तौर पर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूँगा, तो न्यूज़पेपर्स को ने अपना मॉडल चेंज नहीं किया, खबरों का मॉडल चेंज नहीं किया। अच्छा। और बात करने अब देखें कि मैं बाज़ दफ़ा खुद भी जो है हम अखबार में काम करते हैं और देखते हैं कि सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि जो खबर हम सुबह अखबार में शाया कर रहे हैं और सुबह खुद ही उसे पढ़ने की जब कोशिश करते हैं तो लगता है कि ये तो हमने कई दफ़ा हमारे समातों की नज़र हुई और फिर अब हमने एक तरह की रिपीटेशन कर दी। जो जेन्युइनली मैं बात से इत्तफाक करूंगा बुखारी साहब से कि जो जर्नलिज्म का जो एक मेयार है उसको हमें खुद भी जो है वो थोड़ा इर्तिकाई मराहल में ऊपर लाने की ज़रूरत है। अपने एंड पे भी आप ही कह रहे हैं। जो आज़ादी की बात है उसमें मेरा एक छोटा सा इसमें राय है कि जो हम सीखते हैं, जैसे एक जर्नलिज्म की लैंग्वेज है, इसी तरह एक लिटरेचर की लैंग्वेज है, तो हम जो बात सीखते हैं कि हमें अपनी बात जो है अपने जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में किस तरह लिखनी है और किस तरह अदा करनी है। तो गुंजाइश होती है बाज़ दफ़ा किसी न किसी हवाले से। ठीक हो गया सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ। मौजू को भी जारी है, मैं पैनल साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाता रहूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बैरिस्टर भी हैं, JUI के ऑफ कोर्स सेनेटर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कामरान मुर्तज़ा साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जी सर बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपने वक्त दिया। सर दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, बहुत सीनियर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप गुफ्तगू समाअत भी फरमा रहे थे। सर आज एक कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुदस्सिर नारू एक मिसिंग पर्सन है, एक शहरी तो है ही लेकिन मिसिंग सहाफ़ी भी हैं, उस हवाले से कार्रवाई हुई, बात की गई मीडिया की आज़ादी के हवाले से, रियासत को इसमें जो है वो इल्ज़ाम दिया गया। मैं कानूनी हवाले से आज आपसे ये जानना चाहूंगा कि वजीर आजम को जिस तरह आर्टिकल 6 का मुर्तकिब एक तरह से करार दे दिया, इंदिया दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है, इदारे जिम्मेदार क्यों नहीं होते, उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, ये तातुल का शिकार क्यों हो जाते हैं इस तरह के वाकयात, मिसिंग पर्सनस कैसे होते हैं, इनकी कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं होती। सर इसको कानूनी जरा आईने में देखिएगा और हमें बताइएगा। देखिए आर्टिकल 6 तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, गो कि ये रियासत की जिम्मेदारी है अगर इस रियासत का कोई सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग पाया जाए, राइट, भले उसमें कोई भी शख्स जो है ना कोई प्राइवेटली भी इन्वॉल्व हो, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आके बताए कि उसका सब्जेक्ट काम क्या। ठीक है। यहाँ इस मुल्क में मुख्तलिफ तरह के लोग जो है ना वो मिसिंग होते हैं, उसमें बाज़ लोग इंसर्जेंसी के नाम पे मिसिंग है, बाज़ लोग जो है उसमें दो तबकात में आप इसको तकसीम कर लीजिए, एक मजहबी तबका है उसमें जो है वो मिसिंग लोग हैं, और एक जो है ना वो बलूचिस्तान में और बाज़ औक़ात सिंध में। तो वो एक्सट्रीमिज्म कहना चाह रहे हैं आप, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से? जी हाँ, देखिए अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए। किसी ने भी अगर कोई जुर्म किया तो तरीका कार यही था, मगर यहाँ पे इस मुल्क में जो है ये रिवाज बन गया है गुज़श्ता 15-20 साल से। राइट सर।
कि लोगों को मिसिंग कर दिया जाए। पहले किसी जमाने में मार भी दिया जाता था, मगर वो इस तरह से अब वो मिसिंग हो जाती हैं। और मेरे नोटिस में ऐसे केसेस है जी सर, जो कि कुछ बच्चे जो है 2013 से जो है ना वो गायब हैं। सर बलूचिस्तान में तो बहुत वाकयात हुए इस तरह के, जहाँ जी जवाब देने में नाकाम रही है कि वो बच्चे कहाँ चले गए। बल्कि मेरे पास ऐसे लोग भी मेरे पास केस आए कि किसी के एक बैंक अकाउंट में जो है कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, और वो अकाउंट जो है ना वो बच्चे और वाइफ जो है ना उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और वो ये भी डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे या कहना नहीं चाहते थे कि हमारा जो खातून ये नहीं कहना चाहती थी कि मेरा हस्बैंड वफात पा चुका है, वेरी ट्रू, कि मिसिंग है उसके ख्याल में, और कि मुझे मरने के बाद के बेनिफिट उसके जो है ना मुझे इस्तेमाल करने दिए जाए। सर, मिसिंग पर्संस की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किस पर आयद होती है? क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे या हमारी हुकूमत पे? रियासत एज ए होल इसकी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसमें उसका कोई भी इदारा जो है उसमें इस हवाले से मुलव्विस है तो उसके लिए रियासत जो है ना वो आंसरेबल है। रियासत को इसका जवाब देना चाहिए, ठीक है, कि वो लोग कहाँ जाते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं और फिर कहाँ से वो वापस। तो इससे पहले कभी कुछ बताएं कानून में सर, कभी ऐसा हुआ कि इस तरह का कोई केस आया हो, उसके ऊपर रियासत को जवाब तलबी के लिए बुलाया गया हो? तो भी फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, मेरी नॉलेज में होगा शायद। कभी इस तरह का वाकया पहले हुआ जिसके ऊपर प्रॉपर केस चला हो किसी मिसिंग पर्सन के ऊपर? जी, बहुत दफा रियासत को बुलवाया गया। हमने बहुत सारी मिनिस्ट्रियों को जो है ना फरीक बना के देखा। उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आपकी, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी फरीक बनाया गया थ्रू सेक्रेटरी। और जवाब बड़ा आसान सा आ जाता है तो हमें तो पता ही नहीं है, हमारे तो इल्म में नहीं। राइट, अब वो इल्म में नहीं है तो फिर पता नहीं किसके इल्म में, फिर अल्लाह पाक के पास जो है ना जाना पड़ेगा उस इल्म हासिल करने के लिए। तो ये जो कुछ हुआ इसका नतीजा जो है ना वो मुल्क के नुकसान की सूरत में हुआ, तो फायदे की सूरत। अच्छा सर, कानून में हमारा जो आइन है या कानून है उसमें हर चीज बड़ी डिटेल में मेंशन्ड है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। एक शहरी पाकिस्तान का जो कि मुल्क के अंदर ही कहीं से पता नहीं चलता कि पाकिस्तान से बाहर गया है, वो गायब हो जाता है और लंबे अरसे तक वो गायब है, इसको कानून किस निगाह से देखता है? कानून में इस बारे में क्या लिखा हुआ है सर? प्लीज थोड़ा ये आसान अल्फाज में अगर समझा सकें। दस्तूर ने मुझे हक दिया हुआ है, ये मेरा जो ना एक बुनियादी हक है कि मुझे कानून के मुताबिक डील किया जाए। ठीक है, मैंने अगर खुदा न खास्ता कुछ जुर्म किया है तो मुझे कानून के मुताबिक जो है ना वो मेरे साथ सलूक होगा। ठीक है, तो ये जो सलूक है ये कानून से मावरा है। जो सलूक कानून से मावरा होगा वो दुरुस्त नहीं होगा, भले अगर गुड फेथ में भी किया जाए। और बाद में अगर कोई बाजियाब हो जाता है, लेट्स सपोज सहाफी या कोई भी ऐसा शख्स जो बाजियाब हुआ और वो इल्जाम लगाता है जी इस इदारे ने किया है या इन्होंने मेरे साथ किया है, तो आपको लगता है हमारा कानून इतना स्ट्रांग है कि उस पे बात कर सके या उनको भी कटहरे में ला सके? कोई भी इदारा हो सकता है। आज तक एक तबका ऐसा है जो लड़ नहीं सकता और वो आके वो कहता है कि जी मैं तो किसी दोस्त के साथ चला गया था, मैं तो ऐसे पिकनिक मनाने गया हुआ था। अच्छा। कोई ना कोई वो जो, और या बाज लोग वो कहते हैं कि जी हम इस बात को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते। और दूसरा ऐसे कुछ लोग इतनी जुर्रत करते हैं कि वो किसी ABC का नाम लेते हैं। तो अगर किसी का नाम लिया जाए तो फिर इसमें जो है ना उनके खिलाफ जब तक अदालतें कार्रवाई नहीं करेगी, इतनी जुर्रत पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मामला सीधे नहीं। ठीक हो गया सर, मेरे पास एक दो और सवाल हैं लेकिन मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। वो पुलिस के हवाले से और ऑफ कोर्स अदलिया के हवाले से कुछ रिपोर्ट एक आई थी अभी। कर्नल आमिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मैं चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले मैं कर्नल आमिर साहब को भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, उसके बाद फिर बहस आगे बढ़ेगी। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। आप दिफाई तज्जियाकार भी हैं और जितने भी मामलात हैं उनको बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। आज नेशनल मामला है सर, बात हो रही है मिसिंग पर्सनल्स के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे आपको पता है कि वाकयात माजी में होते रहे हैं और 15-20 साल तकरीबन डिक्लेयर किया कामरान मुर्तज़ा साहब ने किस तरह के केसेस आ रहे हैं कोर्ट में कि लोग मिस हो जाते हैं, उनके बारे में कोई शवाहिद नहीं मिलते। आपको क्या लगता है ये हमारे सिक्योरिटी इदारों की कोई आपको लग रहा है कि कारकर्दगी में कोई नुक्स है, या आपको लग रहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी में कोई नुक्स है, या अदलिया कहीं पे फेल हो जाता है? सर आपको क्या लग रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है? मेरे साथ देखें, 2-3 चीजें हैं जिसे हमने असरकन करना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले तो ये है
ये जो मिसिंग पर्सन की जब भी हम बात करते हैं ना, मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा मैं इसे पॉलिटिकल इशू के तौर पर देखता हूँ। उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस इस तरह है कि यार एक तो पॉलिटिकल पार्टी का किसी का भी प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता। अगर प्रिंसिपल स्टैंड होगा तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है या ऑपोजिशन में आती है तो उनका एक ही स्टैंड होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि इनके स्टैंड चेंज होते रहते हैं। जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उनकी जो राय होती है मिसिंग पर्सन के बारे में वो डिफरेंट हो जाती है। जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है। अभी मिसिंग पर्सन का अगर हम ये देखें कि जो लोग मिस हुए हैं, अभी हमारे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया है, सोशल मीडिया हमारे पास है और अदालतें, हम मानते हैं इस बात को कि अदालतें बिल्कुल आजाद हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ, कई दफा ऐसा नहीं हुआ कि मिसिंग पर्सन जो है जिनकी यहाँ पे दुहाइयां दी जाती रही, जिनके कोर्ट के बाहर, असेंबली हॉल के बाहर लोग प्ले कार्ड लेके खड़े रहे, उनके बारे में मुजाहरे करते रहे और बाद में पता चला कि वो मिसिंग पर्सन जिनके बारे में वो इंक्वायर कर रहे थे कोई एक्स फाटा एरिया में ड्रोन हमले में जहां हो गया, कुछ लोग अफगानिस्तान में पता चला वहां पे मिले, कुछ लोग कुछ लाख में जब एक ऑपरेशन हुआ वहां पे भी वो लोग मारे गए, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी अर्सा मिसिंग होने के बाद खुद ब खुद वापस आ गए। इस तरह भी पर करेंगे, कई लोग हैं निकल जाते हैं, कहीं दाएं बाएं निकल गए और वो वापस आ गए। हमारे लिए बहुत आसान देखिए, एक रिटोरिक बन चुका हुआ है, बहुत ही आसान हो गई है एक बात कि एकदम आप इल्जाम किसी भी एजेंसी पे या किसी भी उस पर ठोक दें। ठीक है, ये तो बहुत आसान, सबसे आसान मसला हो गया आजकल, मामला हो गया। अभी जब कोर्ट हम कहते हैं आजाद है, लोग जब तक सबूत इस चीज का फराहम नहीं करेंगे, यहाँ पे जितनी भी होती हैं उनका कोई सबूत फराहम नहीं किया जाता। और फिर कई दफा ऐसा भी हुआ, पेशावर हाईकोर्ट का आप देख लें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी मिसिंग पर्सन उनकी एक सुनवाई हो रही होती थी, उसी दरमियान में पीछे वो बाजियाब हो जाते थे और उसमें किसी एजेंसी का नाम नहीं आता था। कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि एजेंसी ने किया है या प्लान ने किया या प्लान ने किया है। और सिर्फ स्टेट को इसका जिम्मेदार करार दे देना भी बिल्कुल गलत है। अगर सिर्फ आपको आप कहेंगे वो भी गलत है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली कि ये जो हुकूमत है इसके दौर में ये चीजें हो रही है, उससे पिछली हुकूमत में हुई, ये 20-25 साल से ये चीज चल रही है। इस हुकूमत में हमें एक चीज ज्यादा बेहतर नजर आई कि इन्हें बुलाया गया, इवन द प्रीमियर ऑफ द कंट्री वजीर आजम जो है उन्होंने भी अपनी सफाइयां दी कि ये लोगों के बारे में ये डॉक्यूमेंट भी किया कि इतने लोग जिनके नाम है ये वहां पे बाजियाब थे, ये वहां पे मौजूद, कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग मिसिंग पर्सन हुआ कि नेचुरल डेथ उनके नाम भी मिसिंग पर्सन पे आ रहे हैं। पौधों की बात ठीक है, रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर उसको शुरू से टेकअप करेगा तब ये चीजें। लेकिन वही ना सर, कानून में किसी एक इदारे को या रियासत को ही, अगर कोई एक इदारा नहीं, रियासत को या तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का नाम आएगा। कानून में एक फर्द वाहिद तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कोई एक ऐसा इदारा जरूर होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी सबसे पहले ले, पहली जिम्मेदारी उस पर आयद की जाए, उसके बाद फिर ताकि अगर मैं केस करवा रहा हूं, अगर मैं कोर्ट जा रहा हूं और मिसिंग पर्सन का नाम, तो कोई एक, अगर कोर्ट जज साहब भी हैं तो वो किसी एक इदारे को सबसे पहले बुलाकर तो पूछे ना, हाँ जी उसमें रियासत ही होगी, मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत हो सकती है, आप बताएं। तो आपको नहीं लगता कि एक इदारा तो होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत और रियासत? मलिक साहब आपकी बात जी, मैं सिर्फ एक बात इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए मिसिंग पर्सन की भी ना कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कुछ लोग एंटी स्टेट, अगर कोई बंदा जो है जिसने कोई एंटी स्टेट ऐसी चीज की हो या कोई बात की हो, अगर वो एजेंसी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि एंटी स्टेट कोई भी चीज होगी तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये कहता है, पाबंद करता है, बस हुकूमत भी उनको बताती है कि इन लोगों से इंटेरोगेट करें आप। क्या सीआईए जो है, क्या वहां पे लोगों को जो एंटी स्टेट कार्रवाई कोई बात करते हैं तो उनको नहीं उठाया जाता? क्या रॉ के जो लोग, रॉ वाले जो है, क्या वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में अगर कोई इन्वॉल्व होता है, क्या उन्हें वो नहीं पूछताछ के लिए बुलाते, उन्हें कुछ अर्से के लिए डिटेन नहीं करते? हाँ, अगर वो फ्री होते हैं, अगर वो व्हाइट होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर ग्रे एरियाज आते हैं तो उनसे इंटेरोगेशन उस वक्त तक की जाती है जब तक कि पूरी एक चेन पीछे न मिल जाए। यहाँ पर तो कई दफा ऐसा भी हुआ है कि एक दिन बंदे को उठाया जाता है, तीसरे दिन मुजाहरे शुरू हो जाते हैं प्रेस क्लब के बाहर या असेंबली हॉल के बाहर और कहते हैं जी मिसिंग हो गया। ऑल्दो लेटर ऑन ये कई दफा ऐसा भी प्रूव हुआ है कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी रहे हैं लोग। तो इसलिए वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मिसिंग पर्सन एज वेल, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई जिस तरह बात की जाती है कि उठा लिए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको एजेंसियां ही उठाए। तो अगर नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है आप कह रहे हैं जरूरी नहीं है, मैंने इसी पे क्लोज भी करना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, जरूरी नहीं है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि उसकी एक इन्फॉर्मेशन रियासत को भी दे दी जाए अगर कोई इदारा उनको उठा रहा है तो, कि जी हमारे पास है? जरूर, बिल्कुल। ये देखें, मैंने भी फौज में नौकरी की हुई है, मैंने भी आईएसआई में मैंने भी नौकरी की है, मुझे पता है कि अगर कभी भी इस तरह के चीजें होती हैं कि कुछ लोग, अगर किसी बंदे को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ग्रे है या इनमें कोई ऐसी चीज, हम उन्हें उठा के उसी वक्त
उनका जो है इंदराज किया जाता है, मुताल्लिका थाने तक को बताया जाता है। अच्छा, बता दिया, यहाँ पर रिटेन किया गया है। ओके, मैं यही होता है, ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, we do it. चल, that is great, sir. अगर वो क्लियर होता है तो उसे रिहा भी किया जाता है। ठीक हो गया सर। अभी इस ये मौजू जारी है, इसी से कनेक्टेड एक और मौजू भी है। मेरे तमाम मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। और इस वक्त जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूं, जो किससे कनेक्टेड है, उसके अंदर एक बहुत ही हमारे हाई प्रोफाइल एक्स पुलिस आईजी मोहम्मद याकूब साहब ने, चौधरी याकूब साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पुलिस फेक इनकाउंटर्स भी करती है। अब इसकी क्या वजूहात हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इस बारे में एतराफ़ किया है और ये भी कहा है कि रियासत को, या रियासत से मुराद कह लें उस वक्त की हुकूमत को, पूरी इंफॉर्मेशन होती है और ये पूरी प्लानिंग के साथ भी इस तरह किया जाता है। अब ये इस तरह के इंकशाफात यकीनी तौर पर ये बहुत सारी आईब्रोज रेस करते हैं, चाहे वो इंसानी हुकूक के हवाले से हों, चाहे कुछ और कनेक्टेड इदारे हों, चाहे वो अदलिया हो। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा कमेंट हो सकता है जिसके ऊपर मजीद अभी डिस्कशन होगी, अभी ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त तक क्या सूरत हाल है, क्या वाकई ऐसा होता है, ये किसी और तनाजुर में ये कहा गया, तो इसमें बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ अपने मौजूद मेहमानों की तरफ, इसको कंटिन्यू करूँ, मैं ज़रा चाहूँगा कि वो क्लिप पहले आप लोग देख लें कि जिसके अंदर वो इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है चौधरी याकूब साहब की तरफ से कि इस तरह के फेक इनकाउंटर्स होते हैं पाकिस्तान में। ये कोई से मूवीज में आप नहीं देखते कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है पाकिस्तान में। जी प्लीज जरा दिखाइएगा, जरा क्लिप प्ले कीजिएगा। मैं इस बात को तस्लीम करने में कोई पुलिस के अंदर जाली पुलिस मुकाबले होते हैं और ये एक हकीकत है, बरबला हकीकत है। इस हकीकत से हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, देखा आपने और सुना भी कि क्या किस तरह से इस बात को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक तमाम लोगों के सामने उन्होंने बिल्कुल क्लियर में कहा है। इसमें कोई ऐसी कोई लीक्ड वीडियो नहीं है, ये क्लियरली इसको कहा गया। तो इसकी कोई वजह भी हो सकती है, शायद इसको कहने की क्या वजह मुझे नहीं पता, लेकिन यह भी कहा गया कि इसकी वजह से जराइम में भी कमी हुई। अब इस पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं जरा मुबशिर बुखारी साहब को कनेक्ट करता हूं। मुबशिर साहब सर, मुबशिर बुखारी साहब सर, ये जरा इस पे तो बात करें। आपने भी आज सुना होगा और ये आवाम बड़ी परेशान हो गई कि ये भी होता है, मतलब इससे मूवीज की हद तक सुना था, ये नॉवेल्स में पढ़ा था, लेकिन ये यहाँ पे भी इनकाउंटर्स होते हैं, फेक इनकाउंटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो बताएं इसको, ये ठीक है। दूसरा है कि मंजर आम पर बताना क्यों जरूरी था, क्या इसके पीछे कोई वजह लग रही है आपको? नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पुलिस की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी जो खराब है इससे मजीद बढ़ेगी या उसके ऊपर मजीद क्वेश्चन मार्क लग सकता है? आसिफ साहब, मेरा ख्याल है कि अवाम को पहले भी इल्म है कि जाली पुलिस मुकाबले होते हैं और ये ऑफिशियली नहीं होते थे। ये आज के नहीं हो रहे, ये बड़े अरसे से हो रहे हैं। अब तो खैर अच्छा। कम हो गया है ये ट्रेंड। अच्छा। और ये बात भी ठीक है कि जो भी हुकूमत वक्त होती है ये उसकी पॉलिसी होती है। और हमने खसूसी तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये देखा मैंने 96-97 में काफी ज्यादा कवर किए इस तरह के एनकाउंटर्स। और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो थे वो बड़े बोल्डली कट गुफ्तगू में, मसलन हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, बड़े मोहतरम है, नाम उनका लेना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो काफी ज्यादा थ्रेट्स थे। मैं उनसे मिलने गया तो मैंने कहा ये आपने कल एक एनकाउंटर फिर कर दिया और मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, ये ना करें। उन्होंने कहा यार हाल कोई नहीं है और ये क्राइम रोकने का, और मैंने 98 कर लिए हैं तो आज रात को मैं सेंचुरी मुकम्मल कर दूंगा, तुमने लिखना है तो लिख दो। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा ये 97 की बात है। उसके बाद भी हम देखते रहे। अभी जब पिछला दौर था मियां शहबाज शरीफ साहब का, उसमें तो उन्होंने बाकायदा अपने अफसरान को एक मीटिंग में कहा, जो बाद में बात ठीक भी हो गई, कि मुजरिम रॉबर्स मुझे या जेल में चाहिए या कब्र में चाहिए। तो ये एक वो उन्हें एक लाइन दे रहे थे कि अरेस्ट करके। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी प्रोसिक्यूशन या खुद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते और उनकी कन्विक्शन रेट है बहुत लो रहता है। और एंड पे अच्छा और आसान और सस्ता फार्मूला उन्होंने यही निकाला हुआ है कि जनाब अली आप एनकाउंटर में, और हमें मुबशिर मीर साहब को भी याद होगा 90s में एक वो स्टीरियोटाइप की
प्रेस रिलीज आया करती थी कि हम निशानदही के लिए जा रहे थे, जब मुल्जिम के साथियों ने इसको छुड़वाने के लिए हमला कर दिया और क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें मुल्जिम मारा गया, बाकी साथी फरार हो गए, पुलिस वाला कोई जख्मी नहीं था होता। तो एक ये स्टीरियोटाइप का स्टेटमेंट मुबश्शिर साहब को तो आज भी उसका पूरा मतन जुबानी याद होगा, मुझे भी है। अच्छा। और फिर हम उसको अक्सर स्पॉट कवरेज भी की, और एक में तो ये हुआ कि बाद में जिस चीज का हमें खदशा था कि पुलिस का रोल जो है हायर्ड असैसिन का भी कुछ केसेस में सामने आया। अच्छा, कि पैसे के मुखालिफिन को पार कर दीजिए। तो यही आपके सिंध में कराची में जरा आप पुलिस वालों से निकलिए ना, वो आपको हाफ बॉयल और फुल हाफ फ्राई और फुल फ्राई की जो टर्म्स यूज होती हैं बताते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक अहम बात इस स्टेटमेंट में है कि ये साबिक आईजी के मुंह से पब्लिकली इंकशाफ हुआ है। और वो इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे एक दोस्त अहमद फराज साहब ने जब किताब लिखी एनकाउंटर के हवाले से, तो उसके बाद ये इंकशाफ उन्होंने किया कि जनाब होते हैं और इससे क्राइम रेट में भी कमी आई है। ये शायद फैक्ट चेक होना बाकी है कि क्राइम रेट में कमी आई है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम लाहौर और कराची दोनों में जोरों पे। ठीक हो गया सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मैं पहले जाना चाहूंगा कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ। सर अब इससे पुलिस का जब माइंड में नाम आता है ना, तो अदलिया डायरेक्ट कनेक्टेड है। अदलिया जो है कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि अदलिया शायद अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर रही है? पुलिस वालों को लगता है कि ये जाएगा, केस लंबा होगा, ये फिर जमानत लेकर बाहर आ जाएगा, फिर कार्रवाई करेगा, तो इस वजह से वो मजबूर हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर, क्या अदलिया करप्ट है? ये जो रिपोर्ट आई थी अभी एक हफ्ते कबल, उस पर मैं पहले भी आपसे बात करना चाहता, लेकिन शायद मौजूआत ऐसे तो उसमें बात हो नहीं सकी। क्या अदलिया करप्ट है सर? ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं 70% और 60% लिख दिया जाता है, सर क्या वजूहत हैं सर इस तरह की रिपोर्ट्स की? पहली बात जो इसकी वजह है वो माइंडसेट है पूरा सोसाइटी का एज ए होल। जो भी शख्स ताकतवर है या जो फर्ज करिए कि कल उसकी ये थ्रेट बन सकता है, उसके खिलाफ कोई आपको एविडेंस मिलेगी नहीं, और अगर एविडेंस ढूंढ ली है तो वो फिर हॉस्टाइल हो जाएगा वो विटनेस आके। ठीक है। तो उसको वो सजा नहीं होती। और ये मिसिंग पर्सन के पीछे भी जो है ना वो एक जो माइंडसेट है वो यही है कि वो भी जो है ना वो शायद उनसे भी अदालतों में सजाएं नहीं हो पा रही थी, तो फिर इसको गायब किया जाने का अमल शुरू हो गया। और ये मारे जाने के पीछे भी वही माइंडसेट है कि जब किसी के वो नहीं होता तो वो उसको इस तरह से फारिग कर लेते हैं। राइट सर। तो एक पहली वजह तो ये है। फिर उनको जो है ना वो चूंकि अगर फर्ज करिए कि कोई एक शख्स क्राइम में जो है ना वो इन्वॉल्व और मुसलसल इन्वॉल्व है, तो उसकी जो है ना उसमें एक्सपर्टीज भी हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि इसमें गवाह कैसे तोड़ना है, अदालत को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है खुदा ना खास्ता, और वकील किस तरह से जो है ना वो हायर करना है, किसको हायर करना है, प्रोसिक्यूशन को किस तरह से खराब करना है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें, तो अल्टीमेटली जो है ना वो बल्कि यहाँ तो इस मुल्क में ये भी होता रहा है कि जेल से बैठ के जो है ना वो ये गैंग चलते रहे। बंदा जेल में होता है और वहाँ से उसके पास मोबाइल होते हैं, और वो यहाँ से जो है ना बहुत सारे काम जो है वो इलीगल वो टेलीफोन पे उसके हो रहे होते हैं। और पूरा गैंग चलता। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस अगर इस तरह करती है तो वो ठीक है, मतलब जस्टिफाइड है? गलत है। बात ये कि हर शख्स को जो है ना कानून के मुताबिक, अगर वो बहुत बुरा आदमी बजाय कि इसके कि हम अपने माशरे की खराबियां दुरुस्त करें, हम कानून के खिलाफ चले जाएं, उसमें ये बिल्कुल जो है ना वो परमिसेबल नहीं है। होता ये है कि आप इस तरह, तो एक तो आपने गुनाहगार मार दिया मगर कानून के खिलाफ, मगर उसके बाद फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते जो ना वो आपके मुखालफिन तक या सियासी मुखालफिन तक या जाती मुखालफिन तक ये बात चले जाती है, और उनको इन नामों पे जो ना उनको भी एक्सिक्यूट करना शुरू कर दिया जाता है या गायब कर दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। तो ये सर एक और क्लेम ये है, मुताबिक नहीं है, वो गलत है। ठीक हो गया, बिल्कुल कानून के बिल्कुल सही कहा आपने। अब सर एक और क्लेम ये भी है कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया जो है, जिस तरह आपने 62 अफराद की बात की, 62 शख्सियात की बात की है, जिस तरह वो पूरे केस को मोल्ड कर देते हैं, या जो बेचारा जो होता है मुल्जिम, उसके साथ मुल्जिम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बेचारा इफेक्टी है उसके साथ जिसने सबूत देना होता है या जो गवाह होता है वो भी डर के भाग जाता है, क्योंकि आगे जो पार्टी कह लीजिए या दूसरा जो लोग है, जो शख्सियत है, वो बहुत पावरफुल है। क्या ऐसी पावरफुल शख्सियात अदालत के ऊपर भी हावी होती हैं पाकिस्तान में? देखिए अदालत के ऊपर भी हावी होती होंगी, और इसके साथ पहले जो ना पहले जो मामला को खराब करना होता है
वो प्रोसिक्यूशन, पुलिस और प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे खराब करना होता है। ठीक है। पुलिस साहब की जो है वो उसमें जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर दर्जे का एक शख्स, उसकी बेचारे के वसाइल क्या होते हैं, ओके, या वो किस जो ना बैकग्राउंड से आता है, जिस बैकग्राउंड से वो आया होता है उसको कंट्रोल करना उस मामले को, उसके लिए बड़ा आसान होता है। इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे जो ना मामला खराब किया जाता है, फिर प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे खराब होता है, फिर अदालतों के मामला, फिर हम वकीलों के मामला, तो किसी कहीं ना कहीं जाके जो है ना वो डैमेज होते होते सर, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो है ना वो हीरो बना दिया। आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? आवाम कैसे ट्रस्ट करेगी हमारी दलिया पर? क्या 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 किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए जो है ना वो आपको ये एसपी डिस्प्लिन से काम नहीं चलेगा। राइट सर। मामलात को जो है ना इसमें कोई बेहतरी लानी पड़ेगी, और ये इस तरह से नहीं, ये मेजर ऑपरेशन मांगती है ये सारे मामला। हाँ। इसको ठीक करना है तो फिर इसके लिए सख्त हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदालतों को ये फैसला करना पड़ेगा। ठीक है। अब तो इनकी तनख्वाहें वो नहीं है कि जो पहले कभी किसी जमाने में हुआ करती थी। अच्छा। और इसी तरह प्रोसिक्यूशन की भी तनख्वाहें बहुत जो है ना वो आइडियल हो चुकी हैं। तो अब मामला को हमने ये फैसला करना है कि हमने जो है ना बीच में गलत कामों में मुलव्वस होकर क्यों अपने आप को खराब करना है, आखिरत भी और दुनिया भी खराब करना। तो आप ये चाह रहे हैं कि एक इनकलाब है जो हमारी अदालती निज़ाम में भी आना चाहिए, एक नया अदालती निज़ाम, नया पाकिस्तान के बाद एक नया अदालती निज़ाम चाहिए हमें, ठीक हो जाए, पूरा मुल्क ठीक हो जाए। हाँ, और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, जो अगर कानून ठीक हो जाए। अब ये जो श्रीलंकन वाकया हुआ, बल्कि मैं इसके ऊपर मुबशिर मीर साहब से बात करता हूँ। मुबशिर मीर साहब, मुझे याद आ रहा है शायद आपसे मैंने बात की थी इस मौजू के हवाले से, जब श्रीलंकन ये वाकया हुआ था उनका। अब क्या हमारी जो पुलिस है, देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज हुआ था, मैं दोबारा आज रिपीट कर देता हूं अभी आपकी तरफ सवाल ले जाने से पहले। सवाल उस दिन जब किया मैंने, तो एक पॉइंट ये रेज हुआ कि मेरे ख्याल में वकास अब्रेज साहब ने, बैरिस्टर साहब ने पॉइंट रेज किया कि हमारी जो पुलिस है उनकी बैक पे कौन है, वो जो पुलिस वाला है उसकी बैक पे कौन है, उसकी बैक पे रियासत को होना चाहिए। लेकिन टीएलपी के साथ जब ये वाकयात चल रहे थे, जब टीएलपी के लिए कहा जा रहा है, जो चले कह लेते हैं कि रियासत ने घुटने टेके, तो वहां पे जो पुलिस थी उसको एक बुरा मैसेज गया, एक डीमोटिवेशन का मैसेज गया, एक डीमोरल हुए वो लोग, क्योंकि उनके पीछे स्टेट खड़ी नहीं हुई, उनके 10 से 12 जवान शहीद हुए थे, और बड़ी इबरतनाक जो है वो एक तरह से उनको मारा गया, जो मेरे ख्याल में लफ्ज इबरतनाक भी यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा खतरनाक ऑफ कोर्स सिलसिला रहा। अभी सर आप ये बताएं कि क्या वाकई रियासत कमजोर पड़ने की वजह से पुलिस जैसे इदारे भी कमजोर पड़ जाते हैं, या पुलिस वाले अपना फायदा देखकर इस तरह की कोई किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते होंगे? अच्छा, क्या वजह लग रही है आपको? जी, इसमें आफत साहब ये है कि सबसे पहले तो हमें ये सबको इल्म है कि पाकिस्तान में जो पुलिस का निज़ाम है वो नौबादियाती दौर के निज़ाम के मुताबिक ही चलाया जा रहा है, 1861। और देखें, एक है कि हम पब्लिक से गवर्नेंस करते हैं और पुलिस की सपोर्ट लेते हैं, लेकिन हमारी रियासत इस तरह चल रही है कि हम पुलिस के जरिए गवर्नेंस कर रहे हैं। कि अगर आप मुझे बताएं कि अगर किसी भी हायर अथॉरिटी को, वो वजीर आला ऑफिस हो, गवर्नर ऑफिस हो, या वजीर आजम ऑफिस हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, उसे कोई भी टास्क है तो वो सबसे पहले पुलिस के डिपार्टमेंट को राब्ता करते हैं। ठीक है। तो लिहाजा पुलिस से दुनिया में जो मदद ली जाती है वो गवर्नेंस की बेहतरी के लिए या प्रॉब्लम आने पे ली जाती है। बाकी वहाँ के बल्दियाती जो सिस्टम है, मुकामी हुकूमतों के निज़ाम है, वो गवर्नेंस करते हैं और पुलिस उनकी मदद करती है। हम बराह रास्त पुलिस की तरफ जाते हैं और वही जो फार्मूला अंग्रेज दौर में चलता रहा है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने पावरफुल भी हो गए हैं और उनकी बैक पे पॉलिटिकल लोग भी आ गए हैं जो उनकी अपनी अपनी रियासतें हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखें इसके अंदर जो रिफॉर्म्स, इतने पुलिस कमिश्नरों की रिपोर्ट्स के बाद 2002 में एक पुलिस ऑर्डर आ गया था कि जी ये पुलिस का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हैरत की बात है कि इन्हीं सियासतदानों ने उसको रिवर्स कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पुराने सिस्टम पे ही हमें जाना पड़ेगा, हमें हुकूमत जो करनी है वो थ्रू पुलिस करनी है, लिहाजा हमें इसी तरह के मामलात लेके चलने हैं। अब ये है कि जब आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के साथ एक SHO जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट करवाता है, तो फिर वो उसका ज्यादा ताबेदार हो जाता है, वो रियासत का ताबेदार नहीं रहता। वो देखता है कि उसका सर्वाइवल किस में है।
उसका सर्वाइवल है कि वो चौधरी साहब को, नवाब साहब को, बडेरा साहब को खुश उनको रिगार्ड करे, हाँ बिल्कुल, उनके मुताबिक चलता है। तो लिहाजा जो रियासत की कमजोरी जो है वो रियासत के लोगों के हाथों ही हो रही है, जो खास तौर पे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, जो ये खानदान हैं, वो 200 हैं या 250 हैं, वो अपनी अपनी जो रियासत को चला रहे हैं वही रियासत को कमजोर कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से रियासत पाकिस्तान जो है, कोई भी, ये सिर्फ पुलिस ही नहीं, कोई भी बंदा, एक आम शहरी भी सबसे पहले उनके डेरे की तरफ देखता है, फिर वो किसी सरकारी दफ्तर की तरफ जाता है, उसके बाद वो डेयर करता है कि मैंने कुछ करना है। रियासत को कुल्ली तौर पर जो कमजोर कर रहे हैं वो मौरूसी सियासत के खानदान कर रहे हैं। उन्होंने इसको जो है वो हर सूरत अपनी जो उनकी जो अथॉरिटी है अपने इलाके में। अब ठीक है, अब सर जरा ये भी बता दें आपको क्या लग रहा है कि ये साबिक आईजी पंजाब साहब की तरफ से ये बयान क्यों आया होगा, इसकी जरूरत क्या पेश? मेरा ख्याल है कि समझने में मदद दें। रिटायरमेंट के बाद बंदे को अपना एक जमीर भी मलामत कर रहा होता है कि वो जो उसके अंदर बहुत सी चीजें पल रही होती हैं वो उनको बाहर ले आए। सर ये आजकल कुछ ज्यादा नहीं फिर जमीर मलामत करने लगे, जजेस के भी कुछ केसेस आ रहे हैं, इस तरह वो बयानात आ जाते हैं, ये कुछ ट्रेंड बन गया ये तो एक रिटायर होने के बाद आप होता है कि मोबाइल्स भी लोग लिखते हैं या अपनी कोई आप बीती बयान करते हैं, कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ फिर भी बेहतर है, कम अज कम बिल्कुल खामोश रहने से बेहतर है कि किसी ने बोल दिया, और कम अज कम इस जो फरसूदा सिस्टम है उसका पर्दा चाक किया, उसके ऊपर से नकाब उतारा कि भाई अब इसको ठीक कर लो, हम तो ठीक नहीं कर सके। उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। चलें, नाकामी का एतराफ कह लीजिए इसको आप, चलें, ये भी आपने खूबसूरत एंड किया। मैं कर्नल आमिर साहब की तरफ, कर्नल साहब आप कैसे देखते हैं? आप खुद एक माशाल्लाह पूरी आपने एक जिंदगी एक फौजी इदारे को दे दी है, आप पाकिस्तान के लिए आप बॉर्डर पे भी गए, आपने हर तरह की जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं, खासतौर पे जितनी चाहे पुलिस की बात हो चाहे रेंजर्स की बात हो, ये वो इदारे हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं पॉलिटिक्स से। शायद आप लोग तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बाकी जो इदारे हैं वो कनेक्टेड होते हैं पॉलिटिक्स से। क्या आपको भी यही वजह लग रही है कि पॉलिटिकली जो उनका कंट्रोल है पुलिस के ऊपर वही इसकी वजह हो सकती है, या जो बासर शख्सियात हैं उनसे डर जाते हैं हमारे पुलिस वाले? क्या वजूहत आपको लग रही है पुलिस के डिक्लाइन में? सर देखिए मलिक साहब, इस मामले में जो आपका बेसिक और प्रिंसिपल क्वेश्चन था ना, सबसे पहले जो आपने किया, उसमें दो चीजें आप हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी प्लीज। एक तो ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे, जिस तरह बुखारी साहब ने पहले जिक्र किया ना, एक लीक ऑडियो का, वीडियो का शहबाज शरीफ साहब की, तो ये पॉलिटिकली इंजीनियर्ड एनकाउंटर शुरू होते हैं, शुरू यहाँ से होते हैं। उसके बाद आटे में जो घुन पिसने वाली बात है, फिर कई ऐसे लोग हैं जो उसमें अपने स्कोर्स लेवल करने के लिए लोगों को मार के, तो उसी में वो भी शामिल। हम क्या भूल गए राव अनवार को? क्या हम आबिद बॉक्सर के इंकशाफात को हम भूल गए? क्यों हमें ये इतने उछंबे की बात लग रही? बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम दी हाईएस्ट रैंक पुलिस ऑफिसर। हमें इसलिए थोड़ा सा इसमें हैरानी हमें इसलिए हो रही है बिकॉज ये वहां से आई है। अदरवाइज ये तमाम के तमाम जो एनकाउंटर्स होते आए हैं, होते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। जो आपने पहले एक जिक्र किया था ना, बड़ा खूबसूरत कि जी फिल्मों में हम देखते रहे, आपकी बात बिल्कुल बजा है। फिल्मों में देखें, हम देखते हैं एक बंदे का एनकाउंटर हुआ, गया, रंग रोगन लगा, बाद में आया, बंदा जिंदा हो गया। यहाँ पे तो जी ये एक यानी कि इट्स लाइफ एंड डेथ, एक गोली लगी है, बंदा उसके बाद कब्र में है, ही इज नॉट टू लिव एनी मोर, वो दोबारा नहीं जिंदा हो रहा। ऑन स्पॉट जस्टिस क्या कहेंगे आप इसको? जस्टिस कहेंगे? जस्टिस कहना भी चाहिए इसको? नहीं सर, नॉट एट ऑल। देखिए इसमें ये होता है कि जिन्होंने भी अपने पॉलिटिकल स्कोर्स लेवल करने और पर्सनल स्कोर्स भी लेवल करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। जो आप पूछ रहे हैं इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है जिन की बार बार बात की जाती है, उनमें कभी भी एग्जीक्यूशन फेज तक वो पहुंचे ही नहीं है। और कि हमने थोड़ा सा देखा पिछले एक टेन्योर में कि जब NWF में थोड़े से रिफॉर्म्स हुए, लेकिन उसके बाद वही वादे किए गए कि पंजाब में भी यही चीज होगी, सिंध में भी यही चीज होगी। पंजाब में फिर थोड़ा सा ये चीजें अभी बहुत बेहतरी की तरफ आई हैं। हालांकि सिंध में भी अभी जब से राव अनवार वगैरह का ये थोड़ा सा
खत्म हुआ है साहब के साथ, कुछ बेहतरी हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसी अनरिपोर्टेड इनकाउंटर्स होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता। और बिल्कुल सही जिक्र किया गया कि वहां पे जनाब कई लोग तो बिल्कुल जेलों में बैठे हुए पिछले 6-6 साल से, और वहां से बैठ के वो लोग इस चीज को इंजीनियर करते हैं और ये चीजें हो रही हैं। इसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर हम इसकी रिफॉर्म अच्छे तरीके से करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, और अदालतें जब इनके पास जाएंगी उनको सजा मिलेगी। क्योंकि देखें, एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज होती है पुलिस में, पेटी बंद भाई। जब ये इनकाउंटर्स होते हैं, अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है, उसकी जो प्रोसिक्यूशन या उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक पुलिस वाला ही कर रहा होता है। अच्छा, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो उसका उस तरीके से करेगा जिस तरह एक दूसरे बंदे का कर रहा है। तो डेफिनेटली दे विल, वो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर, वो वाली बात आ जाती है कि एक दूसरे को उन्हें ख्याल रखना होता है। वेरी ट्रू, वेरी वैलिड पॉइंट सर। मेरे तमाम जितने भी मौजूद मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया उन सबका बहुत शुक्रिया। मुबशर बुखारी साहब, मुबशर मीर साहब, कामरान मुर्तजा साहब और कर्नल आमिर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मेच्योर तरीके से आज गुफ्तगू रही, किसी को टारगेट नहीं किया गया, किसी की बात नहीं की गई, सिर्फ असल वजूहात की तरफ निशानदेही करने की कोशिश की गई और उसको सॉल्व करने के ऊपर बात की गई। क्योंकि मसला पाकिस्तान का है, चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई आम शख्स, वो पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी को पूरा हक है कि वो जस्टिस ऑफ कोर्ट के तहत उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएं, ना कि उसको गायब करके उसको मंजर आम से बिल्कुल जो है फना कर दिया जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।